गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में भारत की विदेश नीति के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, भारत की विदेश नीति के क्या निर्धारक तत्व हैं, इन पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति की क्या विशेषताएं हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले बात करूंगी विशेषताओं में गुटनिरपेक्षता की नीति, जिसका हम अध्ययन भी कर चुके हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद विश्व राजनीति में दो गुट बन गए थे। जैसा कि हम जानते हैं, एक गुट यूएसएसआर का था, एक गुट यूएसए का था। तो भारत ने ये विदेश नीति अपनाई कि हमें दोनों गुट में शामिल नहीं होना है और हमें गुटनिरपेक्षता की नीति अपनानी है। इन कई लोगों ने ये कहा, कई देशों ने ये कहा, कई विशेषज्ञों ने ये कहा कि भारत की गुटनिरपेक्षता तटस्थता की नीति है, लेकिन गुटनिरपेक्षता ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड के समान तटस्थता नहीं है और ना ये एक स्थायी तटस्थता है। इसका अर्थ ये है कि दोनों शक्तिशाली गुटों द्वारा उत्पन्न समस्याओं में से हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में नहीं पड़ना चाहते। गुटनिरपेक्षता का पहला अर्थ है दोनों गुटों से अलग रहना। दूसरा, शीत युद्ध में हिस्सा न लेना। तीसरा, ये तटस्थता नहीं है। चौथा, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय करना। पांचवा, विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना। अर्थात गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है और ये पलायनवाद भी नहीं है। एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से बचना नहीं चाहता था। किसी भी विवाद के समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता की सेवाएं हमेशा उपलब्ध रही हैं। इसके उदाहरण हम चाहे कोरिया देख लें, चाहे हिंद चीन देख लें, मिस्र या इजराइल देख लें। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति ही विदेश नीति क्यों अपनाई, इसके कई कारण हैं। पहला, किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण भारत विश्व में तनाव की स्थिति को उपयुक्त नहीं मानता। दूसरा, भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है कि यदि उसने किसी गुट विशेष को अपना लिया तो उसे गुटों के नेताओं का दृष्टिकोण अपनाना होगा। तीसरा, भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी योजनाओं की सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है। गुटनिरपेक्षता की नीति से सोवियत संघ और अमेरिका दोनों से ही उसे एक साथ सहायता मिलती रही। चौथा, भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने को बाध्य करती थी। साम्यवादी देशों से हमारी सीमा टकराती थी और पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना हमारे लिए विवेक सम्मत था ही नहीं और हमें पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिलती थी। अतः साम्यवादी गुट में शामिल होना बुद्धिमानी नहीं थी। तो भारत की विदेश नीति एक गतिशील नीति थी। गुटनिरपेक्ष नीति का अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करें तो अलग अलग रहा है। 1947 से पहले हम 1950 तक देखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में गुटनिरपेक्षता की नीति अस्पष्ट थी। भारत की जो नीति थी इसे सकारात्मक तटस्थता कहकर पुकारा जाता था और भारत की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी गुट की तरफ जुड़ी हुई थी। पश्चिमी गुट की झुकाव क्यों था भारत का, इसके कई कारण हैं। सुरक्षा के मामले में भारत पश्चिमी गुट पर निर्भर था और हमारी शिक्षा पद्धति भी पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर आधारित थी। हमारा व्यापार पश्चिम से था, इसलिए भारत का झुकाव पश्चिम की ओर था। भारत ने पश्चिमी जर्मनी को मान्यता दे दी, जबकि उसने पूर्वी जर्मनी को मान्यता नहीं दी। इस कारण भारत की जो नीति थी वो सकारात्मक तटस्थता की थी। अब हम देखते हैं 1950 से 1957 तक का काल। इस काल में भारत का दृष्टिकोण सोवियत संघ के प्रति परिवर्तित हुआ। 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु हुई तो भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफ़ी उदार होने लगा था और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में कटुता हुई, क्योंकि 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य सैनिक संधि हुई थी और अमेरिका ने पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर शस्त्र देने का निर्णय किया। तो इस काल में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की और सोवियत नेताओं ने भी भारत की सद्भावना यात्राएं की।
1956 में जब स्वेज संकट हुआ, उस समय भारत ने सोवियत संघ की तरह ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण की निंदा की थी। इस समय भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर था। 1957 से 1962 की नीति देख लें। 1957 में भारत फिर पश्चिमी गुट की ओर उसका झुकाव होने लग गया था। 1957 के आम चुनाव में केरल हुआ था, उसमें साम्यवादी गुट की विजय हुई। इस समय भारत में आर्थिक संकट भी था, अतः भारत ने पश्चिमी गुट की तरफ झुकाव बनाए रखा। फिर हुआ 1962 का चीनी आक्रमण और भारतीय गुट निरपेक्षता। 1962 में चीनी आक्रमण हुआ, उस समय भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना हुई और भारत की निर्गुट नीति उस समय राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में असमर्थ रही थी। जब भारत पर चीनी हमला हुआ तो निर्गुट नीति के कारण हम अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाए थे। हमने एशिया और अफ्रीका के नवीन राज्यों की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, किंतु जब चीन ने हम पर हमला किया तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। इसके विपरीत जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, इन्होंने हमें हवाई जहाज़ों के द्वारा सहायता पहुंचाई। तो आलोचकों ने ये भी कहा था कि हमारी नीति गुट निरपेक्षता की कही जाती है, किंतु जब हम साम्यवादी गुट से संबंधित चीन से लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरे गुट के देश हमें आर्थिक सहायता दे रहे थे, तो क्या हमारी नीति को निर्गुट कहा जा सकता है? इन आलोचनाओं के उत्तर में नेहरू जी ने कहा, चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्त्रास्त्र की सहायता ली है उसके साथ किसी भी प्रकार की शर्त नहीं लगी है। बिना शर्त सहायता लेने को हम असंलग्नता की नीति से दूर हटना नहीं कह सकते। अब फिर 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था। तो जब 1963 में सोवियत संघ के द्वारा भारत चीन सीमा विवाद पर भारत का खुला समर्थन किया, तो 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के समर्थक अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया और ये घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बंद नहीं करते तब तक उन्हें किसी भी तरह की सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी। इससे स्पष्ट हुआ कि गुट में शामिल होने पर भी पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं पहुंचा था। 1971 में जब बांग्लादेश देश स्वतंत्र हुआ तो दक्षिण एशिया में जो संकट हुआ तो भारत सोवियत मैत्री संधि भारतीय हितों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना थी और अमेरिका और चीन के बीच भारत जैसे राज्य के हितों की कीमत पर विकसित वृत्तांत के संदर्भ में भारत और सोवियत संघ की ये साझेदारी वरदान सिद्ध हुई थी और 1971 के भारत पाक संघर्ष में ये संधि भारत को नया विश्वास और आत्मविश्वास देती है। 1975 में आर्यभट्ट और 1981 का एप्पल, जहां भारत सोवियत संघ की मित्रता के प्रतीक है, वहीं वह भारत की अंतरिक्ष में भी स्वतंत्र नीति की द्योतक है। इस समय भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की निंदा नहीं की, परंतु भारत की नीति निश्चित ही विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध रही। लेकिन असली गुट निरपेक्षता का हम काल समझते हैं 1977 से 1979, अर्थात जब जनता पार्टी ने असली गुट निरपेक्षता की बात कही। मोरारजी देसाई का कहना था कि इंदिरा गांधी के ज़माने में विदेश नीति एक तरफ झुक गई थी, इस झुकाव को दूर करना ही गुट निरपेक्षता है। तो जनता सरकार ने सोवियत संघ और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को दक्षतापूर्वक निभाया। अब हम 1980 के बाद गुट निरपेक्षता देखते हैं। 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने का उन्हें अवसर मिला तो भारत की विदेश नीति को नई गति मिली। 1980 के अंत में भारत ने गुट निरपेक्ष देशों के मध्य बहुत सक्रिय होकर प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्रियों को आपस में विचार विमर्श करने हेतु प्रेरित किया और 1983 में नई दिल्ली में निर्गुट देशों का 7वां शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया और भारत निर्गुट आंदोलन का प्रमुख प्रवक्ता बन गया। कार्टेगना में जो 11वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ वो भारत की पहल पर, उसमें सम्मेलन में ये कहा गया कि आतंकवादी कार्रवाई की
निंदा होनी चाहिए। जो हवाना में 14वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था 2006 में, उसमें भी भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 15वां शिखर सम्मेलन जो शर्म अल एक में हुआ था, उसमें मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि दुनिया भर में फैले आतंकी ढांचे को समाप्त करना है। 2012 में 16वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो तेहरान में हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया और इसमें ये कहा गया कि हमें गरीबी उन्मूलन, भूख और अभाव का उन्मूलन, महामारी का सामना करना है और साक्षरता को सुनिश्चित करना है और जलवायु परिवर्तन का भी हमें सामना करना है। तो इस तरह भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सहभागिता निभाई है और इसका नेतृत्व भी किया है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की प्रमुख विदेश नीति रही है। हालांकि इसकी आलोचना भी की गई है कि शीत युद्ध का वातावरण जब ख़त्म हो गया है तो उस समय गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो प्रभावी नहीं रहा है और भारत पर चीन का हमला हुआ था तब भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कोताही की है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष नीति एक आदर्श के माया जाल से निकल के इसे राष्ट्रीय हित के यथार्थ के धरोहर पर भी रखा गया है। तो भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता गुटनिरपेक्षता भी है। बाकी अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।